क्लाइंट को जय दादर, जय आरसीएम और सभी मेरी लाइफ लाइन्स को भी। और आज बहुत ही शानदार वाली मीटिंग होने वाली है मैम की, तो इसका सारा उत्तर दायित्व मैं देना चाहूंगा संजय जी को, क्योंकि एक ही फैमिली से है, दोनों भाई बहन है। और आज पहली बार हम लोग देखेंगे कि आरसीएम केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है भाइयों, क्या क्या दे सकता है और कहां तक ले जा सकता है, इसको समझने की जरूरत है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा संजय जी मुंद्रे जी को, और वो आज अपने शब्दों में अपनी बहन के लिए कुछ कहेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। सर्वप्रथम तो हमारे अपलाइन ग्रेड योगी जी मालाकार सर, दिनेश जी सपकाड़े सर और सभी अपलाइंस को मेरा प्रणाम, और बाकी सारी लाइफ लाइन्स को जय आरसीएम। मुझे मेरी मीटिंग से ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो आज की मीटिंग के लिए है। शायद मेरे शब्दों से और मेरे हाव भाव से लग रहा होगा, क्योंकि ये वो दिन है कि जब हमारे ही जो सबसे सानिध्य में या फिर जो सबसे करीबी, या कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे अच्छा जो छात्र होता है, वो जब अपनी सबसे बड़ी एग्जाम में जा रहा होता है या उसका जो पहला अनुभव होता है वो अगर वो बताने जा रहा हो, तो उससे ज्यादा जो चिंता और फिक्र उसके गुरु को, उसके मार्गदर्शक को होती है। तो वही सेम सिचुएशन मेरी आज है। और मैम के बारे में कहने से पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हम पूरे परिवार में, अगर जिस तरह से आरसीएम बिजनेस में कहा जाता है, एक जो मेन फोकस हो जाता है कि जो डुप्लीकेशन की अगर बात की जाए, तो मेरा जो डुप्लीकेशन है वो हमेशा से बचपन से ही मैं हिना में देखते आया हूँ। और दूसरी जगह जब आरसीएम में पता चला कि डुप्लीकेशन जैसा वर्ड होता है और जो कि बहुत ही सार्थक शब्द होता है, और अगर इस शब्द को सार्थक रूप से अगर आपने अंतर्मन में बसा लिया है तो ये आपकी तरक्कियों का द्वार खोल देता है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मुझे तो पता है कि ये मेरी कॉपी कैट है। जिस तरीके से जिन जिन फील्डों को मैंने चूज किया, वैसे ही मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर ये चली, और काफी अच्छा, और मुझसे भी काफी अच्छा वर्चस्व भी रहा है। और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत बढ़िया है। हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में साथ में भी काम किया, तो काफी अच्छा अनुभव रहा। और हमारा जो पूर्ण डुप्लीकेशन है वो इनमें मुझे देखने को मिलता है। और आज देखते हैं कि इनकी जो पहली मीटिंग है उसमें ये क्या कमाल धमाल करके हमें दिखाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारी हिना बिल्लोरे मैम, जो कि हमारे इंदौर से ही हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मैम आइए और आज की आपकी धमाकेदार मीटिंग की शुरुआत कीजिए। मैम मोस्ट वेलकम मैम। जी धन्यवाद सर। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ जी मैम, मैम, बोलिए। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? मैम आपके जो मोबाइल रखा हुआ है उसको थोड़ा सा आप थोड़ा नीचे साइड या सामने से ऊपर से उठाएंगे तो वो हाईलाइट थोड़ा सा आपका सही, पीछे का लाइट आ रहा है, पीछे जो लाइट जल रहा है ना। हाँ हाँ, एक मिनट सर। मैम फोन के लाइट के अपोजिट साइड बैठिए तो सही है लाइट। ठीक है सर। या सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरे अपलाइन सर, जो कि संजय मुंद्रे सर हैं, कि उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस एज अ गिफ्ट के तौर पे मुझे दिया। और बचपन से ही वो मेरे आइडल रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। हमेशा वो मुझे पीछे से पुश करते रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो। हमेशा बचपन से जो विश्वास दिखाया है कि नहीं वो कर सकते हैं, मतलब घर में केवल एक वही थे जो हर चीज को लेके बोलते थे कि नहीं आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके लिए मैं अपने अपलाइन सर और मेरे एज अ ब्रदर का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच सर कि आज मुझे आरसीएम का प्लेटफॉर्म आपकी तरफ से गॉड गिफ्ट में मिला। थैंक यू सर। अब मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करूं सर? आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल मैम।
सर्वप्रथम तो मेरे सभी आदरणीय गुरुवरों को मेरा प्रणाम, और मेरे सभी अपलाइन सर, दिनेश सर, संजय सर को जय आरसीएम, और मेरी सभी लाइफ लाइन्स को भी जय आरसीएम। सर्वप्रथम तो मैं हिना बिल्लोरे इंदौर से बिलोंग करती हूँ, और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैंने जो 12th तक किया वो मेरा पीसीएम 12th से पास आउट हूँ मैं। 2012 में मैंने अपना 12th पास आउट किया था। देन उसके बाद मेरा सपना था कि मुझे अपना जो ग्रेजुएशन है वो मुझे अपना होलकर साइंस कॉलेज से करना है, और स्कूल में टॉप किया था, इसलिए मुझे इजीली अपना एडमिशन मिल गया होलकर साइंस कॉलेज में। मैंने होलकर साइंस कॉलेज को ज्वाइन किया, लेकिन जो डेली की अप डाउन का जो स्ट्रगल रहा वो अभी तक याद है। इसके पीछे भी जो मेरे अपलाइन सर हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा, कि उन्हीं के कारण मैं अपना जो ग्रेजुएशन है वो होलकर साइंस कॉलेज से कर पाई और मेरा सपना पूरा कर पाई, और अभी मैं बीएड परसुइंग हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि आरसीएम मेरी लाइफ में कैसे आया, तो लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में संजय मुंद्रे सर के रेफरेंस से आरसीएम मेरी लाइफ में आया। पहले उन्होंने मुझे बताया कि आरसीएम के ऐसे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट यूज करने से आपको पैसा मिलेगा। पहले तो हंसी आई, बोला कोई पैसे खर्च करते हैं, अगर अपन सामान खरीदते हैं तो बोला कहाँ से पैसा रिफंड मिलता है भैया। पर ठीक थे, मतलब देखा, उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में समझाया, फिर मैंने आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट यूज किए, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें काम किया जाए। फिर नवंबर 6 to 7 नवंबर के बीच में मेरी ज्वाइनिंग हुई। देन मैंने फर्स्ट मंथ में मैंने परचेसिंग की। परचेसिंग करने के बाद मैंने केवल अपने घर का सामान खरीदा। सामान खरीदने से मेरे अकाउंट में जो फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो 312 रुपए आया। फिर मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ कि मतलब अगर अपने घर का सामान खरीदने से अगर मेरे अकाउंट में 312 रुपए आए हैं तो क्यों ना मैं उसे आगे भी करूं। संजय सर ने मुझे और इसके बारे में बताया। फिर धीरे धीरे मैंने आरसीएम के बारे में सीखा। अभी भी मैं अपने अपलाइन सर से आरसीएम के बारे में सीख ही रही हूँ। फिर मैंने थोड़ी बहुत इसमें काम किया, फिर लगा मुझे कि नहीं, अपने आरसीएम करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगी कि आरसीएम आपकी लाइफ में क्यों जरूरी है। देखिए सर, मैं कहना चाहूंगी कि जॉब हर कोई करता है। अगर मैं मातृशक्ति की बात करूं तो स्पेशली जो महिलाएं होती हैं वो घर में काम करती हैं, दिन भर वो घर में काम करती हैं। आजकल महिलाएं घर के साथ साथ बाहर ऑफिस में भी वर्क करने लग गई हैं। और मुझे जो आरसीएम का प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए और इतना अच्छा इसलिए लगा कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें महिलाएं अपने काम के साथ साथ, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा पता होता है कि क्या चीज है उसमें, क्या चीज है उसमें, क्या मतलब क्वालिटी है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, और उनका जो बताने का तरीका होता है वो महिलाओं में सबसे अच्छे से होता है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर आरसीएम है, अगर इसमें महिलाएं आगे होके अपने आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो बिल्कुल मैम, हेलो। आपकी आवाज आ रही है मैम, आप बोलिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमें आरसीएम है, आरसीएम महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और महिलाओं में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जैसे कि आप महिलाएं घर का काम कर रही हैं, देन उसके बाद जैसे एफएमसीजी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं बताना चाहूंगी, अगर एफएमसीजी का कोई प्रोडक्ट है जैसे मिर्च हो गया, मसाला हो गया, तो ये सारी चीजें महिलाओं का दिन भर का रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला है। अगर इनमें कोई चीज की क्वालिटी होगी, अपन घर में यूज कर रहे हैं, तो महिलाएं बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि नहीं। हाँ, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म रहा ये मुझे मातृशक्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी और महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म में लेके आऊं और आगे की बात करूं। अब मैं थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगी। तो जो कंपनी का पूरा नाम है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। टीसी छाबड़ा जी इसके ओनर थे। यह राजस्थान भिलवाड़ा में है।
फर्स्टली पहले ये कंपनी क्या करती थी, कपड़े के कपड़ा थान में बनाती थी, और यह कपड़ा बड़ी बड़ी जैसे जो कंपनियां होती है जैसे रेमंड हो गया, ग्वालियर हो गया, इसमें जाके यह कंपनी कपड़ा वहां दे देती थी। वो बड़ी कंपनियां क्या करती थी, अपने हिसाब से उसमें अपना मुनाफा लगा के बहुत ऊंचे दामों में इसको बेचते थे। फिर जो हमारी कंपनी के ओनर थे टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने सोचा कि अगर मैं कपड़ा बना रहा हूं तो क्यों ना मैं इसे अपने हिसाब से सेल करूं, मतलब डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाऊं। ये जो मैं अभी कंपनी को दे रहा हूं, कंपनी को ना भेजते हुए अगर मैं इसे डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाऊं, तो इसके लिए वो एक कॉन्सेप्ट को लेके आया। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए थोड़ा सा अपन प्लान के माध्यम से समझते हैं। सर 2 मिनट लगेंगे मुझे। जी बिल्कुल मैम। हेलो सर, हाँ मैम। दिख रहा है सर? हाँ, थोड़ा सा टिल्डे उसको नीचे की तरफ कर लीजिए, तो जो लाइट है ना उसका फोकस नहीं आएगा, सिर की तरफ से नीचे की तरफ हल्का सा उसको नीचे की ओर। हाँ ये गुड। ठीक है सर। हाँ थोड़ा और ऊपर, हल्का सा और ऊपर। हाँ बस ठीक है। देखिए सर, तो टीसी छाबड़ा जी जो कॉन्सेप्ट लेके आए उसका नाम था आरसीएम। क्या नाम था उसका? आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है सर राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब खरीदारी का सही तरीका। तो कस्टमर के माइंड में बात आती है, क्या अभी तक जो हम सामान खरीदते थे क्या वो गलत तरीके से खरीदते थे? नहीं। देखते हैं कि क्या कमियां थी उसमें जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो फर्स्टली पहले एक कस्टमर होता है जिसको किसी भी सामान का आवश्यकता होती है। ये एक कस्टमर है, जाहिर सी बात है कस्टमर को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कहाँ बनता है अपने पास? कंपनी में। क्या आप बताइए, कस्टमर सीधा कंपनी के पास जाएगा क्या लेने? नहीं। कस्टमर किसके पास जाता है? किसी भी छोटी वाली दुकान के पास, जिसको बोलते हैं रिटेलर के पास। क्या रिटेलर खुद सामान बनाता है क्या? नहीं। वो किसके पास जाता है? थोक दुकान वाले के पास, मतलब होलसेलर के पास। होलसेलर भी क्या खुद सामान बनाता है? नहीं। वो किसके पास जाता है? एजेंसीज के पास। और एजेंसीज किसके पास जाती है? C&F के पास। अब आप बताइए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी में बना है तो वो कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन जैसे एक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि अगर लक्स साबुन है, लक्स साबुन कंपनी ने बनाई तो कंपनी ने तो केवल बना दी, कस्टमर के माइंड में कहा किस चीज के थ्रू पहुंची? तो किस चीज के थ्रू पहुंची? टीवी के थ्रू। क्योंकि देखिए लक्स साबुन का ऐड आता है जिसमें दीपिका पादुकोण हो गई, ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स। आप बताइए कि अगर लक्स साबुन नहाने से कोई गोरा होता तो क्या दुनिया में कोई इंसान काला होता? नहीं। तो ये माइंड किसने डाइवर्ट किया कि हमें साबुन लक्स की ही यूज करनी है एडवर्टाइजमेंट में, मतलब टीवी में। तो कोई भी चीज प्रोडक्ट मतलब कंपनी में बना तो वो किसके माध्यम से कस्टमर तक पहुंचता है? फर्स्टली टीवी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये चीज सेट हो गई है कि अगर कोई चीज बन रही है, जैसे डव साबुन हो गया, मेरी त्वचा बहुत सॉफ्ट, तो अगर त्वचा सॉफ्ट चाहिए तो वो कस्टमर के माइंड में ये चीज सेट हो गई है कि उसे डव साबुन ही खरीदना है। लेकिन ये देखिए जैसे साबुन बनी टीवी के माध्यम से कस्टमर तक पहुंची, लेकिन अब कंपनी अगर कोई भी सामान हुआ अगर वो 50 में बनाती है तो क्या वो कस्टमर तक सीधा सीधा 50 में पहुंचता है क्या? नहीं। वो कितने में पहुंचेगा? 100 में। अब बताइए, पूछिए कि वो 100 तक क्यों, 100 में क्यों मिलेगा कस्टमर को? बना तो केवल 50 में है, तो 100 में क्यों मिले कस्टमर को?
पर मिलेगा ना भैया, ये जो बीच के लोग हैं ये भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे। ठीक, देखिए कंपनी ने कोई भी चीज 50 में बनाई तो जो C&F वाला है वो भी जाहिर सी बात है इसमें अपना मुनाफा में लाएगा, तो इसका कुछ प्रॉफिट होगा। फिर C&F एजेंसीज के पास देगा तो एजेंसी भी अपना कुछ प्रॉफिट देंगी, मतलब अपना कुछ प्रॉफिट उसमें कमाएंगी। फिर ये होलसेलर वाले भी अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, देन रिटेलर वाले भी कुछ ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते कोई भी प्रोडक्ट अगर 50 में बना है तो कस्टमर तक सीधे सीधे पहुंच के वो 100 रुपए में मिल जाता है। तो क्या इससे इन लोगों का कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। जो कस्टमर के जेब से कमाए हुए पैसे हैं जो कस्टमर के, वो किनके जेब में जा रहे हैं? इन लोगों की जेब में जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, इनके घर के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इनकी महिलाओं के पास अच्छे अच्छे गहने हैं, लेकिन ये जो कस्टमर है बेचारा कष्टों से ही मरते रहे। फिर कंपनी ने सोचा, और ये जो कस्टमर है ये हमें दो चीज और दे रहे हैं, जैसे क्या, मिलावट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, और क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को महंगा कर रहे हैं। मतलब क्या किया कि प्रोडक्ट तो 50 में मिला, बना 100 में, महंगाई तो की, साथ में प्रॉफिट और कमाने के चक्कर में उन्होंने मिलावट भी कर दी। तो जिससे क्या हुआ, ये बिचौलिया हमें कुछ देते हैं क्या? हाँ देते हैं ना, महंगाई भी देते हैं और मिलावट भी देते हैं। महंगाई जिससे जो हमारी जेब का पैसा इन लोगों की जेब में जाता है, और मिलावट जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनसे हमारा पैसा डॉक्टरों की जेब में जाता है। अब फिर टीसी छाबड़ा जी ने सोचा क्यों ना मैं इन बिचौलियों को हटा दूं। क्या इन बिचौलियों को हटा दे तो क्या बचेगा, अपने पास एक कंपनी बचेगी और एक बचेगा कस्टमर। तो जिससे क्या हुआ कि कंपनी अपना सामान कितने में बना रही है, 50 में, लेकिन कस्टमर सीधा कंपनी के पास उठ के तो जाएगा ही नहीं, ठीक नहीं जाएगा ना, कंपनी कस्टमर के पास नहीं जाएगी, कस्टमर कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो टीसीजी छाबड़ा जी ने बोला कि इसके लिए एक काम करेंगे, एक 2 कदम आगे आप बढ़ाइए, 2 कदम आगे होंगे हम बढ़ा, बीच में आएगा अपना पीयूसी सेंटर, जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर। तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका 50 का बनता है, 5% उसका ट्रांसपोर्टेशन का मान लो, ट्रांसपोर्ट का मान लो, तो हो गया उसका 55%। बाकी जो 45% बचा वो किसका था, कस्टमर के खून पसीने की कमाई था। तो कंपनी वाले ने बोला कि केवल हमें अपना 55% चाहिए, बाकी 45% जो है वो पूरा कस्टमर का है, वो उस कस्टमर के पास ही रहेगा। तो क्या रहा कि पहले हम जो सामान खरीदते थे वो 50 का होते होते सीधा हमें 100 में मिलता था, लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट आया RCM, जिसका था मतलब खरीदारी का सही तरीका, उसमें क्या रहा कि कंपनी आई और एक कस्टमर आया, दोनों ने 2-2 कदम साथ में बढ़ाए, बीच में आ गया पीयूसी सेंटर। तो उसने क्या कहा कंपनी ने कि मैं आपको एक स्टोर खोल के दूंगा जिसमें जो भी ट्रांसपोर्ट का लगेगा उसका मैंने 5% ऐड कर लिया, तो 55% का मेरा जो प्रोडक्ट था वो मेरे पास, उसका मुनाफा भी मेरे पास आ गया, और बाकी जो 45% ज्यादा में आपको मिल रहा था वो 45% कम में मिलेगा आपको, और वो 45% पूरा कस्टमर की जेब में जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर पूरा 45% का मालिक हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई कि आपको कोई भी सामान मिलेगा तो कैसा मिलेगा, 100% प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो बिचौले थे जो मिलावट कर रहे थे उनको तो अपन ने साइड में हटा दिया, बोला आप हटो, आपकी कोई जरूरत नहीं, हमें केवल आपकी कंपनी से मतलब है और कंपनी ने जो स्टोर खोला है उससे मतलब है। तो आपको जो सामान मिलेगा वो 100% प्योर मिलेगा। देन उसके बाद आपको जीएसटी वाला पक्का बिल मिलेगा। आप अगर 1 रुपए का भी शैम्पू खरीदते हैं तो उसमें आपको जीएसटी वाला पक्का बिल होता है, जिसमें अगर आपके 9 पैसे भी बनते हैं तो वो डायरेक्ट भारत सरकार के अकाउंट में जाते हैं, जिससे आप अपने देश के लिए भी भले एक बाल के तिनके के बराबर पर आप अपना योगदान देश के लिए देते हैं। देन उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 30 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्यों? क्योंकि आपने जीएसटी वाला पक्का बिल मिला है। अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आता है तो 30 डेज के अंदर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो।
पर उसके लिए एक कंडीशन होगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज की कमी है और क्या चीज हमें इम्प्रूव करनी है, ताकि अगर आप हमें कमी बताएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम जब वो प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उससे भी और अच्छा लेके आएंगे। तो 30 डेज के अंदर रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। देन उसके बाद क्या होता है, 10 से 20% का डिस्काउंट आपको दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ कि 10 से 20% का डिस्काउंट मतलब क्या, आरसीएम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपने सही सामान सही तरीके से सामान खरीदा, आप आरसीएम में ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के लिए आपको एक आईडी टिकट लेना होता है। आईडी टिकट लगता है जिसमें आपका एक यूनिक आईडी नंबर बनता है, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको उसका 10 से 20% तक आपको छूट मिलती है, मतलब आपको एमआरपी पे छूट मिलती है। तो वो क्या हो गया, सीधा का सीधा अगर आपने कोई भी परचेसिंग की तो 10 से 20% का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिलता है, मतलब एमआरपी से कम में मिलता है आपको। और 5वां पॉइंट है, यदि फर्स्ट था आपको 100% प्योर सामान मिलेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। सेकंड है जीएसटी वाला पक्का बिल मिलेगा। थर्ड है 30 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी होगी और 10 से 20% का आपको कैशबैक मिलेगा। उसके बाद है, यदि कोई भी सामान आपका 55 में बना 45% के, मतलब बाकी जो पैसे ये जो बिचौलिए हड़पते थे इसके मालिक आप खुद होंगे। ये रहा मेरा एक छोटा सा प्लान। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, तो जब तक आपको उसके रूल्स उसके रेगुलेशंस नहीं पता होंगे, आप जाहिर सी बात है आप 100% उसमें असफल होंगे, मतलब फेल्योर होके आप वापस आएंगे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये तो मेरा था छोटा सा प्लान। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी 6 बेसिस। अब 6 बेसिस ऑफ आरसीएम। आरसीएम के लिए जो 6 बेसिस है वो उसके लिए रामबाण है, मूल मंत्र है या पावर मान लो। आपको अगर आरसीएम में 100% सफल होना है तो आपको आरसीएम के 6 बेसिस ऑफ आना चाहिए। तो आरसीएम का पहला बेसिस है कि 100% यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आरसीएम के प्रोडक्ट का 100% यूज करना है। यदि आप खुद 100% प्रोडक्ट का यूज नहीं करोगे तो कभी भी आप आरसीएम में 100% सफल नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए पहले क्या करो, थोड़ा सा खर्चा करो, देन उसके बाद चर्चा करो। 100% पहले अपना खुद का प्रोडक्ट यूज करो, देन उसके बाद उसे रिटेल करो, सेल करो। फिर सेकंड पॉइंट है कि उसके बाद क्या करना है, आपको मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसी होनी चाहिए आपकी 3 टाइप की लिस्ट होनी चाहिए। कि आपकी पहली होनी चाहिए हॉट लिस्ट। अब हॉट लिस्ट से मेरा मतलब क्या है, हॉट लिस्ट में आपके ऐसे बंदे होने चाहिए जो तुरंत रेडी टू यूज, मतलब आपके कहने में ऐसे बंदे होना चाहिए जो आपके कहने पर तुरंत यूज करे। ऐसे बंदे होते हैं अपनी लाइफ में, जैसे आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो गए, कुछ क्लोज रिलेटिव्स हो गए, कुछ ऐसे हो गए जो कि आपके आइडल हो। तो ऐसे होना, मतलब ऐसे लोग होना चाहिए आपकी हॉट लिस्ट में जो कि केवल आप बोले, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि जैसा आप बोले और वैसा वो, मतलब आपको बिल्कुल आपका 100% देना है, देन उसके बाद उनको 100% अपने प्रोडक्ट का यूज कराना है। ऐसे आपको हॉट लिस्ट में उनकी लिस्ट तैयार करनी है। सेकंड होती है जो नॉर्मल लिस्ट। अब नॉर्मल लिस्ट में जो लोग होते हैं आपके टच में रहते हैं, जैसे कि आप कभी कभार उनसे मिल रहे हैं तो आप उन्हें आरसीएम के बारे में बताइए, आप उनके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। और इन लिस्टों से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हॉट लिस्ट नॉर्मल लिस्ट बनाने से पहले भी आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे कि मेरा ये ड्रीम है, ये ड्रीम मुझे पूरा करना है, ऐसा मुझे करना है, तो वो जो ड्रीम लिस्ट बनेगी उससे आपको याद रहेगा कि मेरे ये सपने तभी पूरे होंगे जब मेरे यहाँ के प्रोस्पेक्ट की लिस्ट लंबी होगी। जितनी लंबी आपकी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट होगी उतनी लंबी आपकी आरसीएम में सफलता होगी।
तो उसके लिए पहला मैंने बताया था आपको हॉट लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको ऐसे लोगों को रखना है जिसमें आपके जो लोग होने चाहिए, आरसीएम के प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, वो तुरंत रेडी टू यूज वाले होने चाहिए। देन सेकंड जो लिस्ट बनानी है आपको, वो नॉर्मल लिस्ट बनानी है, जिसमें आपके जो मतलब प्रोस्पेक्ट होंगे वो टच में होने वाले होंगे। जैसे आपको लगता है कि नहीं हम लोग उससे मिले थे, हम उससे आरसीएम के बारे में बता सकते हैं, हम उनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। देन जो थर्ड वाली लिस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी कोल्ड लिस्ट। ये वाली जो लिस्ट है ना, ये हमेशा संभाल के रखिएगा। बताइए क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज है, वो थर्ड नंबर की जो है कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा। आपको पता है कि ये जो थर्ड लिस्ट वाले बंदे होंगे ये हमेशा ठंडे रहेंगे। ये आपने आपका माइंड सेट कर लिया है, इसलिए मैंने इसको थर्ड नाम दिया है कोल्ड लिस्ट। लेकिन ये लिस्ट हमेशा संभाल के रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके जो हॉट लिस्ट के बंदे हैं, नॉर्मल लिस्ट के बंदे हैं, ये दोनों काम करेंगे और जब आप अपनी सफलता पे जाएंगे, लोग आपको देखेंगे कि नहीं इसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचीव कर लिया है, ये कोल्ड लिस्ट वाले बंदे भी आपके हॉट लिस्ट में बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेका लिस्ट बनानी है। लिस्ट में ये 3 टाइप बताने हैं, 3 टाइप की लिस्ट बनानी है, जिसमें आप लोगों को फैमिली, फ्रेंड्स और जो अननोन पर्सन होते हैं, जिसे आप ट्रैवल में मिलते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं, ऐसे लोगों की कंपैरिजन कर करके हॉट लिस्ट अलग बनानी है, नॉर्मल लिस्ट अलग बनानी है और कोल्ड लिस्ट अलग बनानी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपका थर्ड बेसिस रूल होता है कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन। क्या करना है कि कांटेक्ट करना है और इनविटेशन करना है। अब कांटेक्ट का मतलब क्या? आप पर्सनली जाके भी कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, इनविटेशन कार्ड के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्टली अगर मैं पर्सनल कांटेक्ट की बात करनी चाहूँ, मतलब करूं, तो मैं कहना चाहूंगी यदि आप किसी को पर्सनली कांटेक्ट करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो टॉप पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं गए हो और अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है तो आप कभी भी किसी को भी कन्वे नहीं कर पाओगे। यदि आप किसी को पर्सनली गए हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 100% होना चाहिए, तब बंदा आपकी बात सुनेगा। अदरवाइज वो ये बोलेगा चल बाद में नहीं, बाद में बात करते हैं। सही है? देन उसके बाद यदि मैं फोन कॉल की बात करूं तो फोन कॉल पे आपको जब बात करें तो आपकी जो शब्दावली होनी चाहिए, मतलब आपका जो बात करने का तरीका होना चाहिए, आपका जो बोलने का व्यवहार होना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल सुडौल होना चाहिए। यदि आप उनको सही वे में आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो आप कभी किसी को नहीं समझा पाएंगे कि आपको कैसे करना है। जब तक आप खुद 100% श्योरिटी ना हो, आप किसी को कॉल ना करें। पहले अपने मन को प्रिपेयर करें, देन उसके बाद उन्हें इनवाइट करें। थर्ड होता है पोस्ट कार्ड के थ्रू अपन लोगों को इनवाइट करते हैं। जैसे गेट टुगेदर हो गया, सेमिनार हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पोस्ट कार्ड के थ्रू लोगों को इनवाइट कीजिए। जो पोस्ट कार्ड हो उसमें एक अच्छी सी शब्दावली का प्रयोग हो, देन थोड़ा सा डेकोरेटिव हो, लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, तो ऐसे आपको इनवाइट करना चाहिए। इनवाइट करने से भी पहले आपको 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको आपके प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी कि यदि अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उससे पहले पूछिए कि वो करियर में फोकस करता है या पैसा कमाने में फोकस करता है। ऐसे मतलब कुछ जो है आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग वाला बंदा है तो आप उसको मार्केटिंग का प्लान बताइए, मार्केटिंग का मतलब प्लान बताइए, मतलब कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो इससे, इसके बेनिफिट्स बताइए कि रॉयल्टी क्या होती है, टेक्निकल बोनस क्या होता है, उसे पैसे की वैल्यू समझाइए। क्योंकि मार्केटिंग वाला बंदा उसे मार्केट का बताने से मतलब नहीं, आप उसको अर्निंग के बारे में बताइए। और यदि कोई पैसे वाला बंदा है जो कि मतलब जॉब कर रहा है लेकिन उसके पास पैसा है, उसे फ्रीडम के बारे में बताइए कि अपन फ्री रह के इसमें कैसे काम कर सकते हैं। चौथा होता है फॉलो अप लेना। आपने कांटेक्ट कर दिया, सॉरी सर 1 मिनट। चौथा होता है आपका शो द प्लान। अब जाहिर सी बात है, यदि आप किसी चीज को समझाने निकले लेकिन उसके जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी भी जंग लड़ने जा रहे हो लेकिन अगर आपके पास शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है जंग को हार के आओगे।
तो चौथा वाला जो पॉइंट है वो है अपना शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। आपको क्या करना है कि आपका जो प्लान है, जो शोइंग प्लान है, मतलब प्लान को शो करना है, वो आपका 100% होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो आरसीएम का प्लान है उसके लिए आप एक चीज रूटीन में बना लीजिए कि आपको एक दिन में एक बार आप प्लान दीजिए। उसके बाद यदि आपकी लाइफलाइंस है उनको कीजिए कि वो भी दिन में भले ही कोई ना हो लेकिन अपन ने प्लान देना ही देना है। मतलब प्लान श्योर, अपन जितने 100% प्लान श्योर होंगे आपका प्रोस्पेक्ट उतना 100% मोटिवेट होगा, वो कन्वे होगा। यदि अगर अपन खुद ही प्लान श्योर नहीं है, अगर अपन में ही उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपन कभी भी किसी भी बंदे को कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका प्लान श्योर होना चाहिए वो बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। देन उसके बाद आपका जो 5 बेसिस ऑफ रूल आता है वो होता है फॉलो अप। आपने प्लान शो कर दिया, उसके बाद आपको फॉलो अप लेना रहता है। फॉलो अप का सही टाइमिंग होता है 24 to 48 आवर्स। आपको जो फॉलो अप लेना चाहिए वो 24 से 48 आवर के बीच में लेना होता है, जिससे 48 आवर के बीच में जो फॉलो अप आता है वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन फॉलो अप लेने का भी बहुत सही टाइमिंग होना चाहिए। तो सबसे जो सही टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग का होता है। लेकिन फॉलो अप लेने से पहले आपको, जिससे आप फॉलो अप लेने जा रहे हो, उससे आपको कंफर्म करना चाहिए कि क्या आपके पास 15 से 20 मिनट है, हमें थोड़े से आपसे वार्तालाप करनी है, या हमें आपसे बातें करनी है, या हमें आपके से कुछ जानना है। तो आप पहले क्या कीजिए, अगर आपको फॉलो अप लेना है तो 24 से 48 आवर्स के बीच में आप फॉलो अप लीजिए। फॉलो अप लेने के बाद 24 से 48 आवर्स के बाद फॉलो अप लीजिए। और फॉलो अप लेने के बाद फिर जो अपना 5 बेसिस ऑफ रूल आता है वो होता है स्टार्टअप करना। स्टार्टअप करना मतलब फॉलो अप के बाद आता है अपना 6 बेसिस ऑफ रूल आता है स्टार्टअप करना। मतलब स्टार्टअप करने का मतलब होता है आपने फॉलो ले लिया, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसका स्टार्टअप कराइए, 6 बेसिस के हिसाब से उसका स्टार्टअप कराइए, उसका मतलब उसकी फीडिंग मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई है, थोड़ा माइक चालू करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक चालू करें। ओके अब आ रही है सर आवाज? ओके ओके। हेलो, हाँ मैम आ रही है, आप कंटिन्यू रखें मैडम। ठीक है सर। कंटिन्यू। तो सर मैं वापस रिपीट करूं क्या फॉलो अप वाला पॉइंट? नहीं, हाँ करिए, आप जैसा बोल रहे हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको फॉलो अप लेना होता है, तो फॉलो अप 24 से 48 आवर्स के बीच में लेना होता है। और इसके लिए आपकी जो टाइमिंग अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप जो आपका प्रोस्पेक्ट है आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आपके पास टाइम है क्या, 10 से 15 मिनट आप हमें दे पाएंगे क्या। और फॉलो अप का सही टाइमिंग रहता है मॉर्निंग का, आप मॉर्निंग में फॉलो अप लीजिए। लेकिन फॉलो अप लेने का सही टाइम है 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको फॉलो अप ले लेना चाहिए। जो 48 आवर्स के बीच का फॉलो अप होता है वो 100% सही रहता है। देन उसके बाद आपका 6 बेसिस ऑफ रूल होता है स्टार्टअप ऑफ 6 बेसिस। आपको क्या करना होता है कि फॉलो अप लेने के बाद उसका स्टार्टअप कराना रहता है, उसकी ज्वाइनिंग करानी रहती है। देन उसके बाद फॉर्म फिलिंग का काम रहता है और डीप डाउनलोड आपको कराना पड़ता है। अब इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूंगी कि ये 6 बेसिस यदि आपने सीख लिए तो आपको आरसीएम में 100% सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक वॉरेन बफेट नाम के एक व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र वाले अरबपति बने थे। उन्होंने एक चीज बताई थी कि यदि आपको अरबपति बनना है तो उसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो व्यवसाय हो वो आपका खुद का होना चाहिए, और सेकंड चीज वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। मतलब आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी के सामान है उस पर बेस्ड होना चाहिए। और थर्ड
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनका, उन्होंने कहा था कि आपका जो व्यवसाय होना चाहिए वो 3% खुद का और 97% दूसरों पर निर्भर होना चाहिए। वॉरेन बफेट नाम के ये जो वैज्ञानिक थे, सबसे कम उम्र वाले अरबपति बने थे। ये भी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बने थे और इन्होंने ये 3 पॉइंट दिए थे। फर्स्ट पॉइंट वापस रिपीट कर रही हूँ कि खुद का व्यवसाय होना चाहिए। सेकेंड चीज, FMCG के प्रोडक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब जो डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट हैं उन पे बेस्ड होना चाहिए। और थर्ड चीज कि वह व्यवसाय 3% खुद का और 97% दूसरों पर निर्भर होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, जय आसी। बहुत ही बढ़िया मैम, आपने धन्यवाद सर, बट आई एम वेरी नर्वस बिकॉज मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं होने के बाद मतलब मुझे बहुत डर लग रहा कोई था। बात तो नहीं सॉरी मैम, अगर जो कुछ गलती लीडर्स हुई हो होते तो। हैं वो इसी प्रकार होते हैं कि जैसी भी परिस्थितियां आए उन्हें फेस करना होता है, उन्हें पीछे नहीं हटना होता है, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति और अपनी जो अंदर की क्वालिटी है उसके अनुरूप उन सभी को आपस में असमंजस्य बिठाकर और इस तरीके से प्रदर्शित करना ही होता है। यही एक असली लीडर की पहचान होती है। वो एक सैनिक, और एक सैनिक में भी कमांडो की तरह होता है जो कि हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है, क्योंकि वहां सरहद पर, बॉर्डर पर कोई भी दुश्मन आपको फोन करके या कॉल करके या मैसेज देकर या घंटी बजाकर या फिर खत भेजकर नहीं आता है। उसी तरीके से वो तैयार रहता है। और हमारे RCM में जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे प्लान शोअर्स हैं, वो भी उसी प्रकार तैयार रहते हैं कि उन्हें आधी रात को अगर उठा लिया जाए तो उसके बावजूद भी वो अपनी जितना RCM उनके अंदर गया हो उतना ही RCM वो बाहर निकाल ही देते हैं मैम। तो बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत शानदार रहा आज। आपने इतना सारा चीजें जो एक छोटे से इसमें बता दिया। मैं काफी, आप नर्वस होने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा नर्वस था क्योंकि आपकी एग्जाम थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम में मैं बैठा हूं। पर आपने आपके कम से कम समय और जो आपने पहला आपका जो सेमिनार वेबिनार था उसको इतने अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया, सारी चीजों के पेपर पे आप दे रहे हैं, काफी चीजों को देखते हुए बहुत बढ़िया रहा मैम। और अब जो इसकी जो जान, हमारा जो वेबिनार है, जो हमारा प्लान था, ये तो शो हो गया, मैम ने बता दिया है। अब इसका जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट है फीडबैक, ताकि हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले, जहां कमी है वहां वो सुधार कर सकें। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वेबिनार था मैम का, तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारे गुरुवरों से ही लेंगे फीडबैक तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद हमारे बाकी के साथियों से लेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय गुरुवर योगेश जी मालाकार सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर आज के लिए अपनी प्रतिक्रिया दें मैम के वेबिनार के लिए। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक मैम की मीटिंग की बात है, तो आज मैम ने जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया, और मैं बिल्कुल 101% बोल सकता हूँ कि मैडम की प्लान की प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है। और जिस भी व्यक्ति को वो प्लान दिखाएंगे 100% वो प्लान को कवर करके जो बताया मैडम ने, 100% प्लान है, सही प्लान है, इसमें कोई गलती नहीं है। बस कॉन्फिडेंस लेवल भी मैडम का बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, सभी लोगों के सामने जो बोला उन्होंने, सारी चीजें बताई, साथ में मैडम ने जो 6 बेसिक पे बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, और वो सारी बातें मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करी है। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। और मैं बिल्कुल मैडम से ये रहूँगा कि आगे भी आप ऐसी मीटिंग देते रहें, और कहीं ना कहीं प्लान के साथ साथ हम कुछ ऐसे पॉइंटों पर आए जिससे कि लोगों को हम मोटिवेट भी कर सके। वो सारी चीज़ों के लिए हम आपसे आशा रखते हैं कि आगे आप मीटिंग करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हिना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपकी जो वैल्यूबल प्रतिक्रिया हमें आपने दी। और बिल्कुल आगे इसको और बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय गुरुवर मुकेश जी मालाकार सर, मैं उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगा। सर अपनी प्रतिक्रिया दें। मुद्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्या कहें,
मैम हिना मैम ने जो मीटिंग दी है पहली बार में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में, मैं तो कहता हूँ कि वो रेडीमेड है, उनको बताने की और उनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में रिसर्च करके एक बड़े मंच पर प्रेजेंट होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है और ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। और जी, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे जो कह सकते हैं ऊर्जा का जो पुंज है और जिनके छत्र छाया में रहकर हम सभी जो छोटे छोटे से पुष्प हैं वो फुलवारियां बनने के लिए पूरा तैयार हैं, तो मैं ऐसे ही हमारे गुरुदेव आदरणीय दिनेश जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उन्हें प्रतिक्रिया दें। सर, ओवर टू यू दिनेश सर। सर अपने आप को अनम्यूट करें सर दिनेश जी। शायद कुछ सर दिनेश सर आगे आगे ले लीजिए, हम बाद में ले लेंगे उन्हें। ठीक है सर, ओके सर। चलिए इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारी विनम्रता जी मैम अनम्यूट कीजिए आपको और आज की प्रतिक्रिया दीजिए मैम। थैंक यू सो मच सर। हिना मैम ने जो आज प्लान दिया और कहीं से कहीं तक लगा ही नहीं कि मैम का फर्स्ट सेमिनार है, मतलब इतना परफेक्ट कॉन्फिडेंस, वो भी फर्स्ट सेमिनार में। रियली रियली गुड, बहुत अच्छी मीटिंग थी और आप आगे भी ऐसे बहुत सारे मीटिंग देते रहिए, हमें बहुत कुछ सिखाते रहिए। बस यही होता है हमारी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।